हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सिलिकॉन्स होते क्या हैं और यह कैसे बनाए जाते हैं और चक्रीय सिलिकॉन्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाए जाते हैं। यह बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसे आज हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें सारे के सारे आपके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कराया जा रहा है, जिसे आप 90+ स्कोर कर पाएँ। इसमें आपके हेल्प के लिए यह वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इसके लिए आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जा रहा है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी है, तो वहां पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सिलिकॉन्स आखिर क्या है, कैसे बनाएं और चक्रीय सिलिकॉन्स का बनना, क्योंकि यह एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप दुर्ग यूनिवर्सिटी से हों या फिर रायगढ़ यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी से हों, यह जो टॉपिक है वह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि सिलिकॉन्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, हमने आपको अकार्बनिक बहुलक के बारे में पिछले वीडियो में बताया है, तो अगर आपने अकार्बनिक बहुलक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि अकार्बनिक बहुलक होते हुए भी उसमें कार्बन कैसे होता है और कार्बन होते हुए भी इसको अकार्बनिक क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, है ना। तो आज हम सिंपली देख रहे हैं सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स भी एक प्रकार के अकार्बनिक बहुलक ही होते हैं जिन्हें आप कार्ब सिलिकॉन या फिर कार्ब पॉलीसिलिकॉन्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, आपके सिलिकॉन्स होता है और ऑक्सीजन होता है। ये एकांतर क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं या फिर एक सर्कल यानी कि वलय का निर्माण करते हैं या फिर एक जाल का निर्माण करते हैं। तो सिलिकॉन्स का आपका जो सामान्य सूत्र रहता है उसे यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें आपका Rn टाइम लिखना होता है, सिलिकॉन एक बार रहता है, फिर ऑक्सीजन के लिए 4-n/2 लिखा जाता है और फिर ब्रैकेट को पूरा बंद करने के बाद आप लिखते हैं m यहाँ पर। ठीक है, तो यह इसका फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करें कि आप n की जगह क्या क्या ले सकते हैं। तो n की जगह आप ले सकते हैं 0 से लेकर 3 तक और m की जगह आप m 1 की जगह यानी कि 1 के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। जबकि R आपका एल्किल ग्रुप है जिसके जगह पर आप लिख सकते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल। इस तरह से अन्य जो ग्रुप्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं। एल्किल समूह होता है R। ठीक है, सिलिकॉन्स में बेहतर तापीय गुण होता है, यानी कि ये ताप से आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं, बहुत उच्च ताप पर ये गलित होते हैं। ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको बता दिया था। और आक्सीकारकों के प्रति स्थायित्व इनमें पाया जाता है। इनमें उच्च और निम्न ताप के लिए बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पाया जाता है। अब जल प्रतिकर्षण, परावैद्युत गुण इनमें पाया जाता है। चिकनाई रहित होते हैं तथा झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। सिलिकॉन्स रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं और पराबैंगनी विकिरणों से अप्रभावित रहते हैं। सिलिकॉन्स का द्रव या तेल, ग्रीस, इमल्सन, रबर, रेजिन के रूप में बनाया जा सकता है। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि आखिर सिलिकॉन्स को कैसे बनाया जाता है। सिलिकॉन्स जो है वह शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग करके बनाया जाता है और शुद्ध सिलिकॉन को आप सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की कार्बन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया कर प्राप्त करते हैं सॉलिड स्टेट में। इस तरह से आपका जो रिएक्शन है वह रहता है। ठीक है, अब इस शुद्ध सिलिकॉन से बहुलक सिलिकॉन्स बनाना 3 पद में संपन्न होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्लोरोसिलीन का संश्लेषण, आगे इसके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे, आपको अभी से टेंशन नहीं लेना है। दूसरा बात करें क्लोरोसिलीन का जल अपघटन, तीसरा संघनन और बहुलीकरण। जैसे अगर हम ओवरऑल ऊपरी रूप से जानें कि आखिर क्लोरोसिलीन का संश्लेषण या फिर क्लोरोसिलीन का जल अपघटन, संघनन, बहुलीकरण, ये 3 स्टेप में हो क्या रहा है। तो सिलिकॉन्स बहुलकों के निर्माण में 3 पद होते हैं। पहले पद में क्लोरोसिलीन का जो संश्लेषण हमने बोला है उसमें सिलिकॉन का जो एल्किल डाइक्लोरोसिलीन में परिवर्तन किया जाता है। आपके पास सिंपली सिलिकॉन होता है, उसको एल्किल डाइक्लोरोसिलीन में चेंज किया जाता है। यह नाम है, इसका फॉर्मूला आगे आपको दिखेगा, उसके लिए आप चिंतित मत होइए। अब दूसरे पद में बात करें, इसी एल्किल डाइक्लोरोसिलीन को अब आप जल अपघटित करेंगे जिससे आपको सिलिकॉन डाइहाइड्रॉक्सीसिलीन प्राप्त होगा। अब तीसरे पद में क्या होने वाला है, सिलिनॉल से जल का अणु निकलकर बहुलकीकरण करने पर सिलिकॉन्स प्राप्त होगा। ये 3 स्टेप आपको अपनाने होंगे, तब जाकर आपको सिलिकॉन्स प्राप्त होंगे। अब पहले पद को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लेना है, शुद्ध सिलिकॉन लेना है और फिर मेथिल क्लोराइड लेना है, उसके 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ऐसा करने पर आपके पास डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन प्राप्त होता है। इसको बोला जाता है डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन, क्योंकि 2 मेथिल ग्रुप है, 2 क्लोरीन है
और यहाँ पर सिलिकॉन है जिसके लिए आप सिलिकॉन बॉडी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर इसके अतिरिक्त अन्य उत्पाद भी बनते हैं जैसे कि ट्राइक्लोरोमेथिल सिलिन और ट्राइमेथिल मोनोक्लोरोसिलेन बनते हैं। तो यह भी बनते हैं, लेकिन यह ट्राइमेथिल क्लोरोसिलेन बहुत कम बनता है 5%, जबकि 12% आपका ये वाला कंपाउंड बनता है। यानी कि मेजर प्रोडक्ट आपका यही रहता है जो कि आप बनाना चाहते हैं। तो इसको आपको फिल्टर करने की ज़रूरत होती है। आप फिल्टर कैसे करते हैं? इसे करते हैं आप प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, जैसे आपको 12% उत्पाद मिल गया यह वाला और 5% उत्पाद मिल गया यह वाला। अब जब आपका ओरिजिनल जो उत्पाद है उसकी बात करें तो ये 70% बनता है और मिश्रण से पृथक करते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा। अब चूंकि डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन और ट्राइमेथिल मोनोक्लोरोसिलेन के क्वथनांक में बहुत कम अंतर है, अतः प्रभावी आसवन सावधानी पूर्वक किया जाता है। अब प्रभावी आसवन में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, उसी के आधार पर आप इसे पृथक कर पाते हैं। एक पहले आपका गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, और दूसरा बाद में पिघलेगा, है ना। तो उसी के आधार पर इसका पृथक्करण किया जाता है। यह सिलिकॉन्स बनाने की प्रारंभिक पदार्थ भी है। दूसरा पद में आ जाएं, इसमें एफ एस कीपिंग ने बताया है कि जो डाइमेथिल क्लोरोसिलेन हमारा फर्स्ट स्टेप में बना है उसका आप सिंपली जल अपघटन कर देते हैं, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो रिएक्शन कराने पर डाइमेथिल डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन प्राप्त होता है, डाइमेथिल डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन प्राप्त होता है। या सिंपली कहें यहाँ पर 2 क्लोरीन है वह हाइड्रोक्साइड के द्वारा विस्थापित हो गया है। अब चूंकि आप जानते हैं कि वाटर में H+ आयन और OH- आयन में टूटने की प्रवृत्ति होती है, तो यही 2 OH कहाँ जाकर जुड़ गई? इस क्लोरीन के स्थान पर जाकर अटैच हो गए। अब ये जो 2 क्लोरीन थे, अब यह 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में यह बाहर निकल गया है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड बना के निकल गए। तो यही चीज होना है आपका द्वितीय पद में, आपका बन जाता है डाइमेथिल और डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन। अब यह जो कंपाउंड प्राप्त हुआ है उसी से आपका अगला चरण में इस्तेमाल करना है, जिसमें आप क्या करेंगे? डाई एल्किल हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न जो आपको प्राप्त हुआ है, डाइमेथिल डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन जो प्राप्त हुआ है, उसे बहुलीकृत करना है। इसके लिए एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका रिएक्शन किस प्रकार है। जैसे यहाँ पर आपका कंपाउंड है डाइमेथिल डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन। अगर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका स्ट्रक्चर है कैसे ज्वाइन करके बहुलकीकृत होता है, ये मोनोमर यूनिट आपस में कैसे अटैच होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो हाइड्रोजन दिख रहा है, एक का हाइड्रोजन ले लीजिए, दूसरा का OH ले लीजिए। ये दोनों आपस में जुड़कर वाटर बनकर निकल जाएंगे, यानी कि निर्जलीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं, जिसमें वाटर रिलीज हो रहा है ना। तो अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है जिसका एक बॉन्ड बचा हुआ है, यहाँ पर एक बॉन्ड बचा हुआ है सिलिकॉन का, और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बचा हुआ है। तो ये बॉन्ड आपस में जुड़ जाएंगे और आपका बन जाएगा यह वाला उत्पाद। अब इसी तरह एक और डाइमेथिल डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन को लीजिए और अभी अभी जो आपने उत्पाद बनाया है यह वाला, उसको एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए। अब इन दोनों को प्लस करिए। अब रिएक्शन में आपको क्या मिलने वाला है? इसमें भी वही चीज़ें होगा कि एक का हाइड्रोक्साइड यानी कि OH, एक का हाइड्रोजन वाटर बना के निकल जाएगा। अब बचा हुआ जो बॉन्ड है, जैसे सिलिकॉन का एक बॉन्ड है और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है, ये आपस में बंध बना लेंगे, है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी होनी है। जैसे आप देखते हैं इतना चीज़ तो आपका कॉमन हो गया, पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर जो OH हुआ करता था उसमें केवल ऑक्सीजन बचा, इसी का पार्ट था, उसमें से हमने पूरा हाइड्रोक्साइड निकाल दिया था, तो इतना पार्ट बचा था, उसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इतना ही आपको रिएक्शन में लिखना है। होप आपको पूरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप इसमें कुछ इस अभिक्रिया में जिसमें आप क्या कर रहे हैं, इस अभिक्रिया में जिसमें आप बहुलक बना रहे हैं, सिलिकॉन्स बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया में कुछ पदार्थ मिला देते हैं तो यह बहुलकीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसके बारे में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं तब उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अधिक मार्क्स के लिए यह आपके लिए यूजफुल रहेगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि इस प्रकार प्राप्त उपयुक्त बहुलक के दोनों सिरे विस्तार के लिए खुले रहते हैं। हाँ, उसके 2 सिरे होते हैं और वे विस्तार के लिए खुले रहते हैं, ये बात क्लियर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यह वाला सिरा है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड है, यह वाला सिरा है, उसके पास भी हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ से भी आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, दोनों के दोनों सिरे इसके खुले हुए हैं, कहीं से भी आप जोड़ना चाहें आप जोड़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार दोनों सिरे विस्तार के लिए खुले रहते हैं। इसमें ट्राइमेथिल मोनोहाइड्रॉक्सीसिलेन मिला देने पर बहुलक अणुओं का विस्तार रुक जाता है, इसे रोकने का काम करता है बहुलकीकरण की अभिक्रिया को। तो इस प्रकार डाइमेथिल डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन और
ट्राइमेथिल मोनोहाइड्रॉक्सीसिलिन का अनुपात श्रृंखला की लंबाई को निर्धारित करता है। हाँ, क्योंकि जैसे आप एक काम करिए, 2 मोनोमर यूनिट को आप रिएक्ट कराइए तो आपको इस तरह से यूनिट मिलेगा, आपका जो बहुलक है वो मिलेगा। अब आप क्या करना चाहते हैं, एक और मोनोमर यूनिट को इसके साथ अटैच करा दीजिए, तब आपको ये वाला बहुलक मिल जाएगा। लेकिन अब आप इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं, इसमें ट्राइमेथिल मोनोहाइड्रॉक्सीसिलिन मिला देते हैं। तब की स्थिति में आपका क्या होगा कि यह आगे फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाता है और यही जो बहुलक है आपका रह जाता है। इस प्रकार से इसकी लंबाई को नियंत्रित कर रहा है, श्रृंखला की लंबाई को नियंत्रित कर रहा है, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया था। तो यहाँ मेथिल समूह के स्थान पर कोई भी एल्किल या एरिल समूह लिया जा सकता है। डाइमेथिल डाइहाइड्रॉक्सीसिलिन का सावधानीपूर्वक नियंत्रित बहुलीकरण करने पर चक्रीय सिलिकॉन्स भी प्राप्त होते हैं, जिनमें 3 या 5 या 6 सिलिकॉन्स परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके सिलिकॉन्स की बात करते हैं, अगर हम बहुत अधिक अच्छी तरीके से नियंत्रित करते हैं बहुलकीकरण की अभिक्रिया और इसके परिणाम स्वरूप केवल 3 या फिर 5 या फिर 6 सिलिकॉन्स आपके पास होते हैं, तब की स्थिति में आपको चक्रीय कंपाउंड मिलता है, चक्रीय बहुलक मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसको आप लिखेंगे कैसे अपने एग्जाम में, कैसे आसानी से इसको बना सकते हैं, उसके बारे में बात करें तो आपने सिंपली देखा है कि आपके पास सिलिकॉन्स है, उसके साथ 2 मेथिल है, उसको जोड़ दीजिए, क्योंकि सभी मोनोमर यूनिट में ये चीज़ें हमने देखा है। फिर एक सिलिकॉन में हमने ऑक्सीजन देखा है, उसको ऊपर की तरफ इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अब दूसरा सिलिकॉन लीजिए, यहाँ पर लिखिए और इसके साथ 2 मेथिल को इस साइड सेम टाइप से इधर जोड़ दीजिए। अब ऐसा करने के बाद इसको बॉन्ड से जोड़ दीजिए और इधर एक ऑक्सीजन इसका लिख दीजिए, है ना। अब तीसरा सिलिकॉन लीजिए यहाँ पर, अब इससे भी 2 जो मेथिल ग्रुप हैं उनको इस तरह से लिख दीजिए, है ना। अब इसमें जो ऑक्सीजन रहता है उसको यहाँ पर शो कीजिए और इन दोनों को बॉन्ड से जोड़ दीजिए। यही आपका क्या बन जाएगा, यह वाला कंपाउंड बन जाएगा, जिसको ट्रीसाइक्लो डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया, इजीली बना लेंगे ये वाला डायग्राम। अब इसके बारे में बात करें, इसको कैसे बनाएंगे, सेम वैसा ही है जैसे आपका सिलिकॉन है, 2 मेथिल ग्रुप को इस तरह से आपको जोड़ना है। यहाँ पर भी आपको सिलिकॉन ले लेना है, 2 मेथिल ग्रुप को जोड़ लेना है, सिलिकॉन ले लेना है, मेथिल ग्रुप को जोड़ लेना है, टोटल 4 आपको लेना है और इस तरह से 4 कोने पर आपको लिख देना है। अब इनको ऑक्सीजन के थ्रू जोड़ देना है, दोनों को ऑक्सीजन के थ्रू इनको भी जोड़ देना है, ऑक्सीजन के थ्रू इनको भी जोड़ देना है, ऑक्सीजन के थ्रू इनको भी जोड़ देना है, तब आपका यह पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो होप आपको यह बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इतना ही आपको अपने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।